हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9। तो इस चैप्टर में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री अभी तक जो भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसी के हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं, रियल लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सब चीजें देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे और भी कुछ 2 क्वेश्चंस कराने थे जो कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में कराने चाहिए थे, लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैंने लास्ट क्लास में कराया नहीं था। ठीक है, तो वो इन क्लास में ये 2 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस है जो बोर्ड्स में भी पूछ सकता है अच्छे से, जो कि एनटीएससी में भी पूछ सकता है, तो इनका अच्छा खासा वेटेज पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको देखो अच्छे से कैसे करते हैं इनको प्रोसीड। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 में क्या दिया है, यहाँ पे इक्वेशन दिए रहते हैं और तुम्हें कुछ प्रूफ दैट करने को बोलता है वो। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू x, और एक और इक्वेशन दिया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू y। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूं मैं, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूं। a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू x, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू y। ऐसे 2 इक्वेशन है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे प्रूफ दैट करने क्या बोला है, पीटी मतलब प्रूफ दैट। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ, और मैं करता हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इन ट्रिग्नोमेट्री। कुछ क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग, कई बार स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग भी यूज करते हैं। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ये कैसे सूझेगा, इस केस में तो प्रूव दैट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोला है, तो समझ सकते हो कि इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर करके ऐड करना है। तो हम लोग भी वही करने वाले हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड करके एक ही स्टेप में लिख दिया है। तो देखो ये क्या मिलेगा, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ये बन जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a cos थीटा इंटू b sin थीटा, ठीक है, प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया पहला का होल स्क्वायर, दूसरे का भी होल स्क्वायर करते हैं, प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो 2a sin थीटा b cos थीटा और यहाँ पे प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। और ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है। तो बस इसको ओपन करते जाते हैं, तो ये ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस 2 कांस्टेंट कौन कौन से a और b है, तो a और b को लिख देते हैं। पहले साइन को लिखता हूं यहाँ पे और फिर cos को लिखता हूं, देख सकते हो 2ab sin थीटा cos थीटा। फिर फर्दर ये बन जाएगा b का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और फर्दर अगर देखोगे इसका नीचे वाला तो वो बन जाएगा a स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वापस यहाँ पे देखो 2ab, तो 2ab पहले साइन थीटा को लिख रहा हूं और फिर cos थीटा को लिख रहा हूं। सिमिलरली यहाँ पे b cos थीटा का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखते जाओ, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये टर्म माइनस 2ab cos थीटा और ये टर्म प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा, ये दोनों जो टर्म्स है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में है। बचेगा क्या, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, सिमिलरली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो बस देखो इन दोनों में a स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उन दोनों में b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो दोनों में b स्क्वायर कॉमन, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बहुत यूनिवर्सल आइडेंटिटी होती है, जो मैंने बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख सकते हो हमारा जो इक्वेशन था जिसे प्रूव करने बोला था उस क्वेश्चन में, तो वो हमारा प्रूफ हो गया है, ये आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से प्रूफ किया जाता है क्वेश्चंस को। यहाँ पे तुम्हें बस देखना है कि प्रूफ क्या करना है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि तुम्हें समझना पड़ेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत हेल्प आउट होती है इसकी। फर्दर एग्जाम्पल नंबर 2, एक और एग्जाम्पल आज के लिए देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो क्या है, यहाँ पे tan थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे tan थीटा माइनस साइन थीटा है। उसने बोला है कि ये प्रूव करो या फिर ये भी प्रूव करो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। देखो ये इसका अंडर रूट है, बस कुछ नहीं है।
तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल तो है वो सेम है। देखो ध्यान से, अगर tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन में tan थीटा sin थीटा बस यहाँ पे m और n है। इस केस में क्या था, यहाँ पे a cos थीटा था, यहाँ पे a sin थीटा था, इसलिए अपन इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ डायरेक्टली नहीं कर सकते। इनको स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो देखो ये ऐसे करके ऐसे बन रहा था, ये सिंपल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उससे अच्छा सीधा ही ऐड कर लो। सीधा ही ऐड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, और ये बन जाएगा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस n। देखो इस तरीके से बन गया, जहां पे साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, ये बन जाएगा 2 tan थीटा क्योंकि दो बार आ रहा है, प्लस इज इक्वल टू m प्लस n। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n बाय 2। ठीक है, फर्दर अगर इसको देखते हो तुम इसको इतना ही छोड़ो और देखोगे यहां से मैंने tan और sin में से tan निकाल लिया। सिमिलरली अब मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या हो जाएगा, tan और tan कैंसिल हो जाएगा और sin मिल जाएगा। देखते जाओ, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m माइनस n। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की कहानी में tan थीटा और tan थीटा कैंसिल आउट, बचेगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू m माइनस n, या फिर sin थीटा इज इक्वल टू m माइनस n बाय 2। ठीक है, तो तुम्हारे पास tan आ गया है और sin आ गया है, तो तुम्हें इस tan और sin में कुछ रिलेशन सोचना है कि tan और sin में रिलेशन कैसे आएगा। जैसे कि हमारे पास एंटिटी 3 है, तो 3 एंटिटीज है, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, फिर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। अब देखो सबसे पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तुम चाहिए तो यहां से इसको लिख सकते हो साइन बाय कॉस, और साइन की जो वैल्यू है उसमें यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो तुम्हारा कॉस आ जाएगा, और फिर उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वो आइडेंटिटी लगा सकते हो। ठीक है, या फिर और क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस tan थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे tan है लेकिन यहाँ पे सेक नहीं है, तो यहां से तुम सेक निकाल सकते हो थोड़ा जुगाड़ लगा के, लेकिन उससे भी अच्छा जो लास्ट वाली एंटिटी उसका यूज करो। कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो tan थीटा है, तो कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan, यानी 1 बाय tan हो जाएगा, कॉट इज इक्वल टू 1 बाय tan। तो 1 बाय tan मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉट थीटा बन जाएगा 2 अपॉन 1 m प्लस n, राइट, रेसिप्रोकल। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो वो होता है कोसेक। तो देखो मैंने बस रेसिप्रोकल फॉर्मूले से यहाँ पे कॉट थीटा निकाल लिया और यहाँ पे कोसेक थीटा भी निकाल लेते हैं, 2 अपॉन m माइनस n। अब देखो इसको इक्वेशंस को मार्क कर देते हैं, ये सपोज थर्ड इक्वेशन है और ये सपोज फोर्थ इक्वेशन है। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉट दिया है, यहाँ पे कोसेक दिया है। हमें पता है आइडेंटिटी के हिसाब से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो मैंने कॉट स्क्वायर को इधर भेज दिया बस, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो बस इन दोनों इक्वेशन में कोसेक की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करो, कॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें जो प्रूफ करने बोला है वो m और n के टर्म्स में है। यहाँ पे जो भी m और n की वैल्यू है वो थीटा के टर्म में है, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन में से मेरे को थीटा को एलिमिनेट करना है। तो थीटा को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है कि उसको आइडेंटिटीज से यूज करो, जहां पे आइडेंटिटीज में कोसेक थीटा जो है वो m और n के टर्म में बन जाएगा और कॉट थीटा भी m और n के टर्म में बन जाएगा। तो बस यहाँ पे थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन का यूज करो, तो ये बन जाएगा, देखो कोसेक थीटा का स्क्वायर है, तो कोसेक थीटा तो 2 बाय m माइनस n है, तो 2 बाय m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 2 बाय m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बस तुम्हारा सॉल्व करना काम है, सॉल्व करके इसको ऐसे कन्वर्ट करके लेके आओ, वो जो तुम लोग कर ही लोगे अच्छे से। तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, ठीक है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करो, 4 अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा, 4 कॉमन ले लो या फिर ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस m माइनस n का होल स्क्वायर, ये मैंने एलसीएम लिया है, और नीचे में जो डिनोमिनेटर बन रहा था वो ऐसे कुछ बन जाएगा, m प्लस n इंटू m माइनस n का पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो मैंने प्रोडक्ट को सीधा लिख दिया और फिर होल स्क्वायर भी लिख दिया उसके साथ,
होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन रहा है देखो 4, सिंप्लीफाई करो इसको और ओपन करते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2mn बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर करोगे तो ये सॉल्व करके क्या मिलेगा देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्दर एम स्क्वायर और एम स्क्वायर और एन स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4mn और 4mn इंटू 4 ये बन जाएगा 16mn इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख सकते हो एग्जैक्टली वही तो चीज हमारी प्रूफ हो गई है। तुम इसको चाहिए तो पहले एक और स्टेप में लिख सकते हो, एलएचएस को इधर लिखो, आरएचएस को इधर लिख दो, ठीक है। एंड इस तरीके से ये हेंस प्रूफ बोल सकते हो। फर्दर इसको और स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिल जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। स्क्वायर रूट अगर करोगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे तो ऐसे बन जाएगा रूट 16mn, लेकिन रूट 16 अगर करोगे तो 4 आ जाता है बाहर, तो ये बन जाएगा फाइनली, तो 4 बाहर आ गया, लेकिन रूट में से mn तो बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी अपना प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ हो गया तो ये भी डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चंस को भी तुम्हें अच्छे से जमना चाहिए, करना कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए, दो इक्वेशन में से कुछ प्रूफ दैट करने बोल रहा है, तो तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब ऐड करके देखो, सब्ट्रैक्ट करके देखो, या फिर अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट से नहीं हो रहा है तो तुम्हारे पास एक और जुगाड़ है कि स्क्वायर एंड ऐड करके देखो। कई बार तुम्हें स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो ये तुम्हें तभी जमेगा जब तुम अच्छी खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कब करना है और क्या करना है, ठीक है। बस ये मेथड पता होना चाहिए कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ होगा, कुछ हो सकता है, या फिर स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कुछ हो सकता है, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। कई बार जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें क्यूब भी करना पड़ सकता है, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि कब कौन सा स्टेप यूज करना है। तो लिख लो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से। इसी से अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट के दो क्वेश्चन भी खत्म हुए, चैप्टर ही खत्म हो गया। स्टार्ट करते हैं अब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि मैंने कहा एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग रियल लाइफ में जहां अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो सब देखने वाले हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि इनफाइनाइट बहुत जगह फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स में यूज होता है। जैसे कि अगर सपोज हमारे पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, वो कोलिजन हो रहे हैं उसके, ठीक है, और वो कोलिजन होके कुछ डिफ्लेक्ट होके कहीं और जा रहे हैं, तो वो कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें भी बहुत कुछ ट्रिग्नोमेट्री का खेल होता है। फिर सपोज जैसे कि मैंने तुम लोगों को बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है कि अगर सपोज हमें डिस्टेंस फ्रॉम द मून निकालना है कि मून से कितना दूरी पे वो है, मून अपने अर्थ से कितने दूरी पे है, तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। फिर फर्दर अगर दूर पे एक माउंटेन खड़ा है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो दूर से हम लोग बिना स्केल से मेजर करते हुए, बिना पट्टी से मेजर करते हुए हम लोग डायरेक्टली उस माउंटेन का जो हाइट है, या फिर किसी भी एक नॉर्मल पोल का भी हाइट, कोई भी एक पोल खड़ा है वहां पे, तो उस तरीके से किसी भी पोल का भी हाइट हम लोग मेजर कर सकते हैं। कई बार जैसे कि तुम लोगों ने फिजिक्स में थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म का भी पढ़ा होगा, तो मैग्नेटिज्म में जो नीडल डिफ्लेक्शंस होते हैं, तो उसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत वेरिड यूज है, बहुत अलग अलग जगह पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री जो कि बहुत जगह पे यूज होने वाला है, ठीक है। उसमें से एक सच जगह हम लोग यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इस चैप्टर को तुम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोल सकते हो, क्योंकि आगे जाके इसका नाम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हम लोग बोलने वाले हैं। जब तुम फर्दर जो हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर से इसको बोलेंगे। तो इसीलिए अब इस चैप्टर में देखोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हम लोग रेगुलरली यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हाइट्स एंड डिस्टेंस मतलब हमें क्या निकालना होगा यूजुअली, जैसे कि मैंने कहा कि दूर हम लोग किसी एक खंबे से दूर खड़े हैं, एक पोल से दूर खड़े हैं, और बिना खंबे को टच किए हुए हमें उस हाइट, पोल का हाइट मेजर करना है या उस खंबे का हाइट मेजर करना है। तो कैसे किया जाएगा, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो वो सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो भी बेसिक जो टर्म्स है, जो भी बेसिक आइडिया जो भी है, वो सब पता होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। उसके आगे बढ़ेंगे तो कुछ यहाँ पे अभी एप्लीकेशन में हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते हैं रेगुलरली, कुछ यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, तो उसको पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली 3 टर्म्स हम लोग बहुत रेगुलरली यूज करते हैं। 2 टर्म मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, ऑब्जेक्ट और आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो यूजुअली ओ ऑब्जेक्ट से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, या फिर पी पॉइंट से भी बोल सकते हैं। और जहां से मैं देख रहा हूं
उसको मैं आई ऑफ द ऑब्जर्वर मानूंगा, ठीक है। उसको ई बोलो, जो भी पॉइंट बोलना बोल सकते हो, लेकिन जहां से मैं देखूंगा उसको आई ऑफ द ऑब्जर्वर बोलूंगा। एंड वो जो ऑब्जेक्ट है, जो अपोजिट साइड पे जो भी रहेगा, उसको मैं ओ या फिर एक लाइन सेगमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। चाहे वो अगर खंबा रहे तो एक खंबे को मुझे एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और जो भी आई ऑफ द ऑब्जर्वर होगा उसको एक मैं फिक्स पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। एक पॉइंट से मैं वहां पे देख रहा हूँ, ऊपर या नीचे कहीं भी देख रहा हूँ, जो भी है, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज मत हो ना, अभी स्टार्ट करते हैं, एक एक करके लाइंस, एक एक करके इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है लाइन ऑफ साइट। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास सपोज एक यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक खंबा ले लो, एक पोल है, ठीक है। उस पोल को हम लोग को सपोज हाइट मेजर करना है, और ये हमारा सपोज ग्राउंड है, ठीक है। तो ये अगर ग्राउंड है तो सपोज मान लेते हैं हम लोग ये पोल बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ऊंचा है। तो हम लोग एक मान लेते हैं हमारा जो हम लोग जहां से देख रहे हैं वो आई ऑफ द ऑब्जर्वर यहाँ पे है। यूजुअली यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि हमारा आंख थोड़ी सी ऊपर ही होती है, क्योंकि अपनी भी कुछ हाइट रहती है। चलो उस हाइट को मैं निग्लेजिबल मान रहा हूं, ठीक है। सपोज ये सोचो कि वो हाइट हमारा बस एक पॉइंट पे ग्राउंड पे है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज देख रहा हूं, यहाँ पे मैं आर्क बना लेता हूं, ठीक है। यहां से अगर मैं देख रहा हूं, जो भी है, यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, मुझे मुंडी ऐसे ऊपर की तरफ देखनी पड़ेगी, ताकि वो पोल का सबसे ऊपरी जो हिस्सा है, सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है वो, और इस जो आई ऑफ द ऑब्जर्वर है इसको ई बोलता हूं, और ये जो पॉइंट पी है या फिर ऑब्जेक्ट का सबसे पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, उसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं ऐसे अच्छे से, तो ये जो लाइन जो बनती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। देखो नाम में ही है कि जो लाइन बनेगी जहां पे मैं देख रहा हूं वो बनती है मेरी लाइन ऑफ साइट। तो यहां से यहां तक जो होता है वो होता है लाइन ऑफ साइट। और जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो, या फिर ग्राउंड लाइन बोलो। तो कई किताबों में अलग अलग नाम यूज करते हैं। तो ये जो सपोज ये मेरे पास है ए पॉइंट है, तो ये जो लाइन है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर हॉरिजॉन्टल भी बोलोगे तो काफी है। तो ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब बस नाम में ही देखो हॉरिजॉन्टल, ऐसे प्लेन एक सीधी ऐसी लाइन बननी चाहिए, ठीक है। अब सपोज दो चीजें और है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर हम लोग किसी पोल के हाइट को मेजर कर रहे हैं, खंबे की हाइट को मेजर कर रहे हैं, तो हमें अपना मुंडी ऊपर करना पड़ेगा, और मुंडी ऊपर करके हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग अपना जो एंगल है, जैसे कि अपना हॉरिजॉन्टल अगर होता तो मैं ऐसे सीधा देखता, लेकिन पोल की हाइट थोड़ी सी ऊपर है तो मुझे ऐसे मुंडी ऊपर करके देखनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे अपनी मुंडी को एलिवेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो एलिवेट करने में जो एंगल कवर होता है, ये जो एंगल है, जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे था, अब मैं ऊपर देख रहा हूं, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम लोग ने निकाल लिया तो हम लोग को ये पोल की हाइट निकल के आ जाएगी। कैसे निकलेगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले इस टर्म्स को समझते हैं। तो ये तो पोल तो एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल ही होता है, ठीक है। यूजुअली जो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो सब राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये पोल परफेक्टली वर्टिकल है। अब ये टावर ऑफ पिज़ा के लिए मत लगा देना, टावर ऑफ पिज़ा के लिए, क्योंकि वो वर्टिकल नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये पोल वर्टिकल है, तो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और ये जो एंगल है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से जो भी ऐसे ऊपर की तरफ हम लोग मुंडी कर रहे हैं, वो जो एंगल कवर हो रहा है उस केस में, तो वो बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। देख सकते हो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट। तो ये जो लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल, तो लाइन ऑफ साइट जो बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल यूजुअली ग्राउंड ही रहता है, अगर ग्राउंड नहीं है तो कुछ और भी रह सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज हम लोग हाइट को भी निग्लेक्ट नहीं करते, सपोज ये मान लो मेरी हाइट है, ठीक है, और ये मान लो ऐसे पोल की हाइट है, ठीक है। यहाँ पे पोल खंबे की हाइट है, और ये यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, चलो इसको मान लो उसकी हाइट है, और ये पूरा ग्राउंड है। तो ये हाइट उसकी, इसका मतलब आंख मुंडी के ऊपर रहेगी ना, नीचे तो नहीं रहेगी। तो इसका मतलब अब जो लाइन ऑफ साइट बनेगा वो बनेगा ये वाला, ठीक है। LOS भी बोल सकते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और इस केस में जो हॉरिजॉन्टल बनेगा वो बनेगा ये वाला, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब बस एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन ही है, जो कि ग्राउंड के पैरेलल हो या फिर ग्राउंड भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं देख रहा हूं, ठीक है, ऐसे कुछ मान लो यहां पे मेरी आंख है, यहां से मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल,
एंड ऑफ कोर्स ये हो जाएगा अपना एंगल ऑफ एलिवेशन, AOE लिखा है यहाँ पे, बस समझ लेना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन हर केस में तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देख सकते हो व्हेन इट इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल लेवल, जब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल जो लेवल है उसके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, ठीक है। दैट इज व्हेन द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, डिप्रेशन मतलब नीचे। कई बार क्या होता है तुम्हें ये भी होता है कि नीचे ऑब्जेक्ट को भी देखना पड़ता है। कई बार हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े रहते हैं, जैसे कि सपोज मान लो कि हम लोग एक हिल पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक हिल इतना ऊंचा है और हम लोग इस हिल के टॉप पे खड़े हैं, ठीक है। सपोज एक केस अज्यूम करने बोल रहा हूं, और यहाँ पे एक खंबा है थोड़ी सी दूरी पे, ठीक है, यहाँ पे एक पोल है और इस पोल की हाइट तुम्हें इस हिल के थ्रू मेजर करनी है। तुम हिल पे नीचे नहीं जा सकते, तुम्हें हिल के ऊपर से ही इस पोल की हाइट मेजर करनी है। तो उस केस में जो यहाँ पे जो लगेगा, जैसे कि इसका टॉप यहाँ पे आ रहा है, तो तुम्हें ये जो है, तो यहाँ पे जो देखो अभी तुम्हें मुंडी अपनी नीचे करनी पड़ रही है, देखो यहाँ पे आंख जो होगी वो नीचे की तरफ करनी पड़ रही है। तो इस केस में जो आंख नीचे की तरफ करनी पड़ेगी उसको कहते हैं, उस जो एंगल कवर करेगा वो जो एंगल रहेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा। कौन सा एंगल, तो चलो देखते हैं। ये तो हो गया लाइन ऑफ साइट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो पोल का जो हाइट है वो P है, और यहाँ पे जो आई ऑफ द ऑब्जर्वर है वो E है, ठीक है। तो ये बन गया EP जो है वो लाइन ऑफ साइट। और जो हॉरिजॉन्टल है वो अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल, ये लाइन और ये लाइन जो ग्राउंड पे है वो दोनों पैरेलल होंगी, तो ये बन गया अपना हॉरिजॉन्टल। अब वापिस से जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है एंगल, यानी ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, AOD बोल दो, बोलना है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम लोग मुंडी नीचे कर रहे हैं कुछ देखने के लिए तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अगर हम मुंडी ऊपर कर रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें, इनफैक्ट अगर देखोगे, सपोज चलो मैं एक ट्रायंगल बना के तुम लोग को एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। सपोज मैं यहां से अगर देख रहा हूं, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपना एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इस केस में, ठीक है, और ये लाइन ऑफ साइट है। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर मैं आई यहाँ पे है मेरी और पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट जो भी है वो यहाँ पे है, ठीक है। सपोज मान लो ऑब्जेक्ट एक सिंगल पॉइंट है और आई भी एक सिंगल पॉइंट है और मुझे ऐसे देखना है, तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अगर देखता हूं, ठीक है, ये E1 मान लो, ये P1 मान लो, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मेरा सपोज आई ऑफ द ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऊपर से मैं देख रहा हूं नीचे की तरफ, तो मुझे ऊपर से अगर नीचे की तरफ देखना है तो मुंडी मुझे नीचे करनी पड़ेगी, और उस केस में मेरा हॉरिजॉन्टल जो बन जाएगा वो ये वाला बन जाएगा। एंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा, ये तो वापस से मेरी लाइन ऑफ साइट ही रहेगी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे आ गया है, ठीक है। इसको मैं चलो P2 बोल देता हूं। तो अगर मुझे E2 से आई ऑफ द ऑब्जर्वर अगर मेरा E2 पे है और मैं E2 से P2 की तरफ देख रहा हूं, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है मेरा, तो मेरा लाइन ऑफ साइट तो यही रहेगा, हॉरिजॉन्टल ही हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तुम अगर देखोगे यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है और ये जो हॉरिजॉन्टल है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और अगर देखोगे ध्यान से इस केस में यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर ही रहेगा। इनफैक्ट दोनों एक ही चीज है अगर देखोगे ध्यान से, बस नजरिया देखने का अलग अलग है। अगर मैं ऊपर से उस नीचे तक देख रहा हूं तो वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा वो सेम रहेगा जब अगर मैं उसी सेम चीज को नीचे से ऊपर देख रहा रहूंगा। तो देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनफैक्ट देख सकते हो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों जो एंगल्स है वो दोनों अल्टरनेट एंगल्स बन रहे होंगे, और अल्टरनेट एंगल्स एक दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो हेंस एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वली चीज होती है, बस एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर से नीचे देखता हूं और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो नीचे से ऊपर देखता हूं। आई ऑफ द ऑब्जर्वर में आई मेरा नीचे है और पॉइंट ऑब्जेक्ट जो भी है वो ऊपर है, और अगर ऑब्जेक्ट मेरा नीचे और आई ऊपर है तो इसका मतलब वो डिप्रेशन। दोनों इक्वल सेम चीज होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों जो एंगल्स है वो यूजुअली हम लोग हमेशा अक्यूट एंगल्स ही होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल तो हो नहीं सकते, अब ऐसे तो मुंडी करके पीछे तक नहीं देखूंगा, ठीक है, वैसे मैं मुड़ के उसको अक्यूट एंगल में ही देखूंगा, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल्स रहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, वो यूजुअली अक्यूट एंगल्स ही रहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे मुंडी उल्टा करके नहीं देखने वाले हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो तीन कंसेप्ट है, तीन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको हम लोग क्वेश्चंस में रेगुलरली यूज करने वाले हैं,
पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। अभी एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि इसको कैसे कैसे अप्लाई करना है अलग अलग क्वेश्चन में। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैं धीरे धीरे एग्जांपल्स की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते ही जाऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस मैं ये 3 एग्जांपल्स कराऊंगा और फिर खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और भी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तुम लोग के हाइट्स एंड डिस्टेंस में यूजुअली क्या होगा, यूजुअली हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिया आज के लिए वो बस मैं सिंगल ट्रायंगल के लिए लिया है कि अगर एक ट्रायंगल बस दिया है तो उस ट्रायंगल में तुम लोग डेटा कैसे निकालोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं 2 ट्रायंगल की बात करूंगा और मैं और भी 3 ट्रायंगल की भी बात करूंगा, लेकिन तुम्हें वो सिलेबस में नहीं है 3 ट्रायंगल की। हमें बस 2 ट्रायंगल का अच्छे से जमना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से 2 ट्रायंगल के लिए सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। मेन कहानी यही है कि तुम्हें क्वेश्चन को समझना है कि वो बोलना क्या चाहता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक 300√3 मीटर हाई टावर, तो इसका मतलब एक टावर है जिसका हाइट है हमारे पास 300√3 मीटर। तो ये टावर है पूरा, ठीक है। मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है जहां पे ये कर रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड विच इज 300 मीटर अवे। तो ये 300 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो ये टावर का जो ये है इसको बोलते हैं फुट, ठीक है। और ये पूरा हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड है पूरा अच्छे से प्रॉपर वे से ग्राउंड बनाया हमने, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो फुट से 300 मीटर अवे है। तो उसने पूछा है देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये पॉइंट से अगर अपन ऊपर देख रहे हैं तो इसका तुम्हें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर टावर है तो इसका मतलब राइट एंगल मान लोगे। तो यहाँ पे आई है तो तुम्हें ये वाला जो एंगल है थीटा निकालना है। तुम चीजों पॉइंट्स मार्क कर लो, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है तो देखते जाओ। हमें पास ए बी दिया है, आंसर से स्टार्ट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 300√3 मीटर्स, फिर बी सी इज इक्वल टू 300 मीटर्स, एंड हमें निकालना है थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ABC, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में तुम्हारे पास क्या क्या पता है, अगर ये अपना एंगल ऑफ रेफरेंस है तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके अपोजिट है, और ये इसका एडजेसेंट हो जाएगा, बेस हो जाएगा क्योंकि इसका एडजेसेंट है। तो देखो परपेंडिकुलर और एडजेसेंट, परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है। तो तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना है। तो हमें पता है डायरेक्टली जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है तो वो है AB, और बेस कितना है तो वो है BC। तो बस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB कितना है देखो तो 300√3 है, और बेस कितना देखो तो 300 है। तो देख सकते हो 300 और 300 कैंसिल हो जा रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू √3 बन रहा है। अब √3 तो स्पेसिफिक कोई एंगल सोचो कि tan √3 कब होता है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू tan कौन सा एंगल √3 रहता है तो tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3। इसलिए वो टेबल मैंने कहा था तुम लोग को याद रखना है, वो इसलिए याद रखना है ताकि यहाँ पे तुम लोग सीधा आंसर निकाल सको। तो देखो tan थीटा tan 60, इसका मतलब हो गया काम, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से नीचे देख रहा हूं तो मुझे 60 डिग्री मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी ताकि वो उसका टावर की जो हाइट है उसके ऊपर तक मैं देख सकूं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए। अगर तुम सिमिलरली अगर तुम्हारा आई ऑफ ऑब्जर्वर टावर के ऊपर है और तुम इस पॉइंट को देखना चाहते हो तो तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो रहेगा वो भी 60 डिग्री रहेगा। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल है तो इससे यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे 60 डिग्री ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल, अ ब्रिज ऑन अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद इट्स एज। तो देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूं। तो एक रिवर है हमारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो एक रिवर है, ये पूरा एक ये रिवर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये रिवर है, इसमें रिवर का ये पूरा विड्थ है, ठीक है, ये इसका विड्थ है, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। मेक्स एन एंगल ऑफ 45, अ ब्रिज, एक रिवर पे ब्रिज है जो कि क्या कर रहा है 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद इट्स एज। तो देखो ये एज ऑफ द रिवर ये है और ये भी एज ऑफ द रिवर है। तो वो क्या बोल रहा है, अगर सपोज ये एज मान के चलते हैं तो एक ब्रिज है वो एक 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ऐसा चलो ऐसा कुछ मान लो, एक ब्रिज जा रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पे जो एंगल है जो ये ब्रिज बना रहा है तो वो एंगल कितना है 45 डिग्री। तो ये हमारे पास है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ब्रिज है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री है। तो एक काम करते हैं, यहां से मैं क्या करूंगा, अभी एक परपेंडिकुलर बना दूंगा, ठीक है, और इसको पॉइंट बोल देता हूं, ये ए है, ये बी है, और ये पॉइंट को बोल देता हूं सी है। तो देखो हमारे पास डायग्राम तो बन गया है। मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद इट्स एज। तो ये जो ब्रिज है
वो 45 डिग्री बना रहा है विद इट्स एज, ये हो गया। इफ द लेंथ अलोंग द ब्रिज फ्रॉम वन एज टू द अदर, तो जो ब्रिज का लेंथ है मतलब लेंथ अलोंग द ब्रिज, मतलब अलोंग द ब्रिज मतलब ब्रिज के अलोंग जो लेंथ है फ्रॉम वन एज टू द अदर, मतलब ये एज से स्टार्ट करते हुए इस एज तक, तो ये जो लेंथ है, तो गिवन में मुझे क्या दिया है, गिवन इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू, देखो AC जो है, ये AC का लेंथ उसने दिया है क्वेश्चन में 150 मीटर, ठीक है। ऑल्सो ये जो एंगल है एंगल ACB, इसको चलो थीटा बोल देता हूं, ये भी एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, देखो देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो कौन सा लेंथ होगा, देखो विड्थ ऑफ द रिवर, तो वो कौन सा लेंथ है, देखो विड्थ ऑफ द रिवर ये पूरा विड्थ है, तो इसका मतलब ये जो AB जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ जो है वो विड्थ ऑफ द रिवर है, तो AB तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास एक ट्रायंगल वापस एक बन रहा है, हमेशा एक जब भी हाइट से डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचना है। तो देखो हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रेफरेंस जो है वो ACB है। तो इस केस में हमारे पास क्या क्या पता है, तो AC पता है यानी हाइपोटेन्यूज पता है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है। एंड AB जो है वो इस एंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो सोचो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कोई रिलेशन सोचो, तो तुम लोग एक रिलेशन सोच सकते हो, साइन थीटा, सपोज अगर थीटा है तो वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रहता है, ठीक है। और साइन थीटा तो पता है मुझे 45 डिग्री है, तो साइन 45 परपेंडिकुलर क्या है, देखो परपेंडिकुलर इस केस में 45 के परपेंडिकुलर वो है AB और हाइपोटेन्यूज वो है AC, लेकिन AB मुझे निकालना है और AC मुझे पता है, तो देखते जाओ। तो ये बन जाएगा AB इज इक्वल टू, अगर देखोगे तो 150 साइन 45, तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। और बस यहाँ पे मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, साइन 45 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या होती है साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब इसमें तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसके लिए अभी के लिए इतना ही आंसर छोड़ देता हूं, लेकिन तुम्हें √2 की वैल्यू पूरा प्रॉपर वे से पुट करनी है। √2 कितना होता है 1.414, तो यहाँ पे 150 को 1.414 से डिवाइड करो और जो भी आंसर आ रहा है वो अपना आंसर आ जाएगा AB का, और AB क्या है अपना विड्थ ऑफ द रिवर, देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज 2। तुम इसको √2 की वैल्यू 1.414 पुट करके आंसर निकाल सकते हो। लास्ट एग्जांपल आज का, इसको भी देख लेते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो अपने पास एक ग्राउंड पहले स्टार्ट करते हैं ग्राउंड से, और एक काइट है जो कि फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे ये पतंग है, ऐसे कुछ मान लो ये पतंग है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये जो यहाँ से अगर ये जो डोर जो पकड़ रही है इस काइट को, वो एक ग्राउंड पे एक पॉइंट पे अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे वो पॉइंट मान लेते हैं जिस पॉइंट पे अटैच्ड है, टेम्परेरी टाइड है, मतलब बांधा गया है उसको। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है और ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग है ये, ठीक है, और ये ग्राउंड है। तो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये एंगल दिया है हमारे पास 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो इसका मतलब लेंथ, ये लेंथ निकालना है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब स्लैक का मतलब क्या है कि धागा ऐसे कुछ नहीं हो रहा है बीच में, ये नहीं हो रहा है, परफेक्टली टाइट स्ट्रिंग है, ठीक है। स्लैक बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो एकदम एक स्ट्रेट लाइन की तरह स्ट्रिंग जा रही है, बीच में कोई भी ऐसे कर्वी जो बीच में कुछ पार्ट नहीं आ रहा है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 90 डिग्री रहेगा क्योंकि एग्जैक्टली 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। इसको मैं मान देता हूँ A पॉइंट, ये वापस से B पॉइंट और ये C पॉइंट। तो देखो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें तुम्हें ये एंगल ऑफ रेफरेंस जो हमारे पास एक दिया है, ठीक है, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये अपना एंगल ऑफ रेफरेंस है। हमें और क्या दिया है, तो परपेंडिकुलर दिया है इस ट्रायंगल में, यानी AB का लेंथ दिया है विच इज 60 मीटर, और हमें निकाला क्या, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब कौन सा लेंथ है वो, तो वो है AC। तो AC हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो तो हाइपोटेन्यूज है। तो देखो मुझे वापस से क्या पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अगर पता है तो देखो मैं यहाँ पे कौन सा एंगल लगाऊंगा, कौन सा, इन ट्रायंगल ABC स्टार्ट करता हूं, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा, इसको मैं थीटा बोल देता हूं, चाहिए तो देखो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास।
ठीक है, तो साइन थीटा की जगह पुट करो तो 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, तो वो है ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन सा है, वो है ए सी। तो साइन 60 डिग्री कितना रहता है, तो वो रहता है √3/2। ए बी का लेंथ मुझे पता है जो कि है 60, और ए सी का लेंथ मुझे निकालना है, तो उसको मैं ऐसे छोड़ देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ए सी, और √3/2 को उधर भेजोगे तो 60 इंटू 2/√3 दैट इज 120/√3। तुम चाहे तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो। √3 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1.732। चलो इसको मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे निकालना है, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया। ये भी समझ लेना बस, इसको चाहिए तो तुम सीधा वैल्यू पुट भी कर सकते हो, या फिर इसको √2 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करके भी निकाल सकते हो, तुम्हारी चॉइस। जैसे कि अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये बन जाएगा 75√2 मीटर। अब √2 से तुम्हें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा √2 से मल्टीप्लाई करो। ये मैंने कैसे किया, यहाँ से ये तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, और मतलब बेसिकली रैशनलाइज करना। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, देखो तुम लोगों को समझ में आएगा। तो ये बन जाएगा AC इज इक्वल टू 120/√3। अब ऊपर नीचे मैं √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा 120√3, और √3 इंटू √3 बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 40, 3 4 12, तो 40√3 मीटर्स। अब तुम चाहिए तो 40 इंटू √3 यानी 40 इंटू 4 1.732 करना है तो कर सकते हो डायरेक्टली, जिससे कि तुम्हारा आंसर ही आ जाएगा डायरेक्टली। तो देखो, तो ये बन जाएगा AC यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो, और ये बन जाएगा 4 2 8, 4 3 12, 4 7 28, 29 और 6, तो ये बन जाएगा 6.928 यानी 69.28 मीटर्स जो है वो स्ट्रिंग का, यानी ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो रहेगा वो रहेगा 69.28 मीटर्स। हाइट ऑफ द काइट है वो 60 मीटर्स है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 69.28 मीटर्स। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। पहले ये एक ट्रायंगल वाला बस मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तुम्हें बस वर्ड प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे एक्सप्लेन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो भी दिए हैं इनको प्रॉपर वे से तुम्हें डायग्राम में एक्सप्रेस करना है, और उसके बाद उस डायग्राम में तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी है तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से निकालने हैं। ठीक है, तुम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही ले सकते हो, यहाँ पे ऐसे अपने मन से नहीं लेना है। जो डेटा प्रोवाइडेड है, जैसे कि परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया है, तो तुम्हें उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना होता है। अगर यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज दिया रहता तो मुझे कॉस निकालना पड़ता। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लो, ट्रायंगल में जो भी अननोन क्वांटिटी है वो निकालो। ठीक है, तो इसी से अपना ये पहला पार्ट एप्लीकेशन का खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट पे मैं 2 ट्रायंगल्स वाले कुछ लेने वाला हूं, जिसमें 2 ट्रायंगल्स इन्वॉल्व रहेंगे, या फिर 2 से ज्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपन थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ाते हुए जाएंगे। तो पहले तुम लोगों को इतना अच्छे से समझ में आना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यहीं पे आज खत्म करते हैं। होमवर्क के लिए तुम लोग को वही एक्सरसाइज जो मैंने दिया 8.2, 8.3, 8.4 उसको पूरा तुम्हें कंप्लीट करना है। जो लोग कंप्लीट नहीं कर पाए वो अभी कंप्लीट करो, जो लोग कर पाए अच्छी बात है, थोड़ा सा बाकी सब चीज भी रिवाइज कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए इतना प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, और उसी से अपना ये भी चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।